आज की यह छोटी सी वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए लाए हैं कि यह हर एडवोकेट के लिए आवश्यक है, चाहे वो एडवोकेट सिविल की प्रैक्टिस कर रहे हों या क्रिमिनल मैटर्स की कर रहे हों। यह एडवोकेट के काम की प्रकृति है कि उनको अपने क्लाइंट के लिए लीगल नोटिस भेजने होते हैं और यदि उनके क्लाइंट्स को लीगल नोटिस आ गए हों तो उन नोटिसेस को समझकर उनका रिप्लाई देना होता है। तो यह लीगल नोटिस वास्तव में क्या होता है, यही बात इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के निर्णय में बताई है। यदि किसी नोटिस में ये 4 पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं ना हो तो वह नोटिस लीगल नोटिस नहीं हो पाएगा। सरकारी उपक्रम यूपीएसआईडीसी लिमिटेड ने कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को आवंटित की गई एक भूमि को कैंसिल कर दिया था, जिसको लेकर पार्टीज के बीच में विवाद पैदा हो गया। ट्रस्ट ने कहा कि यूपीएसआईडीसी ने ट्रस्ट को आवश्यक लीगल नोटिस तक नहीं भेजा तो यूपीएसआईडीसी की कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी हो गई है। दोनों पार्टीज के बीच में लंबा कानूनी विवाद था, जिसको यहां समझा जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जितना जरूरी था वह हमने आपको बता दिया है। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे पक्ष कानून की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो पीड़ित पार्टी एक कानूनी नोटिस भेजकर उल्लंघनकारी पक्ष का ध्यान आकर्षित करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति चेक द्वारा पेमेंट किए जाने के कानून का उल्लंघन करता है तो पीड़ित पार्टी जिसने कैश करवाने के लिए उस चेक को बैंक में प्रस्तुत किया था, कानून का उल्लंघन करने वाली पार्टी को खुद या अपने वकील साहब के माध्यम से एक लीगल नोटिस भिजवाती है। इस आज के वर्तमान मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दूसरा यह पॉइंट भी आया था कि यदि किसी पत्र के ऊपर लीगल नोटिस नामक शब्द नहीं लिखा है तो क्या उस पत्र को भी लीगल नोटिस मान लिया जाएगा या लीगल नोटिस के ऊपर शीर्षक के रूप में लीगल नोटिस लिखा जाना अनिवार्य है। आज के केस का नाम है कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट वर्सेस यूपीएसआईडीसी लिमिटेड। यह एसएलपी नंबर 31,887 और 888 ऑफ 2017 थी, जिसे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने 30 मई 2025 को, यानी कि बस सबसे कुछ ही समय पहले डिसाइड किया था। सारे विवाद को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी लीगल नोटिस में 4 बातें होनी आवश्यक हैं। पहली बात, इस नोटिस में विवाद वाले स्पष्ट परंतु संक्षिप्त फैक्ट्स जरूर लिखे होने चाहिए, जिससे नोटिस पाने वाले को नोटिस पढ़कर आवश्यक परिस्थितियों का परिचय मिल जाए। जहां जरूरी हो तो वहां पुराने पत्र वगैरह का रेफरेंस भी दिया जाना मुनासिब रहेगा। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, चेक कब दिया गया, किस उद्देश्य के लिए दिया गया, माल का ऑर्डर कब दिया गया, दोनों पार्टीज के बीच का करार क्या था, या इसी जैसे दूसरे सवाल, दूसरे फैक्ट्स आपको बताने होंगे। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लीगल नोटिस में नोटिस पाने वाले पार्टी के द्वारा कानून या करार के उल्लंघन की बात अवश्य लिखी होनी चाहिए कि उल्लंघनकारी पार्टी के किस कदम से ऐसा उल्लंघन हुआ है। जैसे उदाहरण से अगर हम देखें तो चेक को बैंक ने अनादरित कर दिया, माल को डिफेक्टिव भेजा गया, माल की डिलीवरी के समय पेमेंट नहीं किया गया, वगैरह वगैरह। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पीड़ित पार्टी यानी कि लीगल नोटिस भेजने वाली पार्टी के द्वारा अपनी यह मंशा पूरी तरह से जाहिर कर दी जानी चाहिए कि वह इस उल्लंघन के मामले में उचित लीगल कार्रवाई करके उल्लंघनकारी पार्टी पर कानूनी एक्शन लेने जा रही है। इसको यदि आप समझना चाहें उदाहरण के द्वारा, तो जैसे आपने यह लीगल नोटिस मिलने पर चेक राशि का 15 दिनों के भीतर भुगतान ना किया तो कोर्ट में कंप्लेंट दायर कर दी जाएगी। इस तरह के जो वाक्य लिखे होते हैं यह कानूनी कार्रवाई के सूचना देने वाले वाक्य होते हैं, ऐसे उसमें लिखे होने चाहिए। चौथा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पूरे नोटिस को समग्र रूप में बिल्कुल स्पष्ट, संदेह से परे होना चाहिए, आवश्यक फैक्ट्स को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि कानून की किसी धारा में यह नोटिस दिया गया है तो कानून की वह धारा भी इसमें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, जैसे यदि यह नोटिस
चेक बाउंस के मामले में दिया गया है तो नोटिस अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट लिखा होना चाहिए, या किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य में कोताही होने पर उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए दिया गया है तो सेक्शन 80 सीपीसी के बारे में इसमें विवरण लिखा होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यदि किसी पत्र व्यवहार में लीगल नोटिस नामक शीर्षक नहीं लिखा गया है, लेकिन उस पत्र में उपरोक्त चारों शर्तें पूरी की गई हैं, तो भी उस पत्र को लीगल नोटिस ही माना जाएगा। दूसरी ओर यदि लीगल नोटिस लिखे हुए दस्तावेज में लीगल नोटिस शब्द तो लिखा हुआ है, लेकिन ये चारों बातें जो अभी पीछे कोर्ट के द्वारा बताई गई हैं उसमें नहीं लिखी हैं, तो ऐसी हालत में उस दस्तावेज को लीगल नोटिस नहीं माना जा सकेगा। कोई भी कानूनी दस्तावेज उसके नाम से नहीं बल्कि उसमें लिखी हुई बातों से वह दस्तावेज बन पाता है। पिछली वीडियो हमने सामान्य रूप से हिंदी में और उसी परंपरागत आवाज में बनाई थी, लेकिन अनेक व्यूअर्स के कमेंट में यह लिखा हुआ था कि हम अपनी आवाज में ही वीडियो दिया करें। हमारी आवाज में और हिंदी भाषा में होने के बावजूद वीडियो इंग्लिश में और दूसरे स्वर में सुनाई दे रही थी। इसके पीछे YouTube वालों की एक गलत नीति जिम्मेदार है। उन्होंने हर मोबाइल के YouTube पर ऑटो डबिंग नाम का ऑप्शन शुरू कर दिया है। YouTube को किसी भी मोबाइल पर यदि यह लगता है कि व्यूअर इंग्लिश में सुनना चाहता है तो उस वीडियो को स्वतः ही इंग्लिश भाषा में ऑटो डब कर दिया जाता है और उस ट्रांसलेटेड वीडियो की आवाज भी दूसरी शुरू हो जाती है। इसके लिए व्यूअर्स को अपने मोबाइल के ऑटो डबिंग को ऑफ कर देना जरूरी होगा। यदि वे ऐसा कर पाएंगे तो यह गड़बड़ी अपने आप होने से रुक जाएगी। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।